माँ, पापा, ये क्या तरीका है? बेटों के जीते जी आपने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया और ये इस घर को बेच भी रही है। कहते हुए रमेश गुस्से में अपनी बहन शोभा की ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, और शोभा, तुझे शर्म नहीं आई अपने भाइयों का हक मारते हुए? ऊपर से तो मेरे माँ बाप का घर भी बेच रही है। शोभा कोई जवाब दे उससे पहले ही दिनकर जी गुस्से में बोल पड़े, हाँ, बेच रही है शोभा ये घर। क्या कर लोगे तुम दोनों? दिनकर जी ने एक नज़र अपने दोनों बेटों रमेश और राकेश पर डाला, जो काफ़ी गुस्से में शोभा को देखे जा रहे थे। शोभा अपनी माँ सबिता जी और पापा दिनकर जी के साथ उनके कपड़े पैक करवा रही थी कि अचानक से धड़ाक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो शोभा, दिनकर जी और सबिता जी सबकी नज़र दरवाजे पर गई तो सामने दिनकर जी के दोनों बेटे रमेश और राकेश गुस्से में बौखलाए दरवाजे पर अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खड़े थे। दोनों बेटों के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दिनकर जी समझ गए कि आखिर बात इनके कानों तक पहुंच ही गई। अब जाकर बेटों को आया देख दिनकर जी कुछ बोले कि तभी रमेश अंदर आते हुए गरजते हुए बोला, माँ, पापा, ये क्या तरीका है? बेटों के जीते जी आपने सब कुछ बेटी के नाम कर दिया। इस बेटी के, और ये लालची इस घर को बेच रही है। शर्म भी नहीं आई इसे अपने भाइयों का हक मारते हुए? अपने भैया रमेश की बात सुन शोभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दिनकर जी गुस्से में चीख पड़े, हाँ, दे दिया मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी को, कर दिया मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम। जो भी बात करनी है मुझसे करो, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके नाम किया है, इसलिए मुझसे बातें करो, मेरी बेटी से दूर रहो। वाह पापा वाह, आखिरकार पट्टी पढ़ा ही दिया ना आपकी इस लाडली ने आपको। रमेश के साथ साथ राकेश भी बोल पड़ा, कर दिया ना आपको आपके बेटे से दूर। अरे शोभा, तू कैसी बहन है रे? चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे भैया भाभी भतीजे भतीजियां हैं, फिर भी मायके की प्रॉपर्टी पर तेरी नजर थी। शोभा भले ही रमेश और राकेश से छोटी थी, लेकिन समझदार सबसे ज्यादा थी। वो जानती थी कि इस समय उसके भाई काफी गुस्से में हैं, उनके मुंह लगना बेकार है, इसलिए वो शांत ही रही। रमेश और राकेश के मन में जो आता गया उन्होंने शोभा को खूब सुनाया। शोभा की ओर से लगातार दिनकर जी बोले जा रहे थे। सबिता जी बेचारी आंखों में आंसू लिए ना पति का साथ दे पा रही थी, ना बेटों का साथ दे पा रही थी, और ना ही बेटी का साथ दे पा रही थी। ना बेटी गलत थी, ना पति गलत थे। गलती तो दोनों बेटों की थी, लेकिन माँ का दिल था जो गलती करने से पहले ही बेटों को माफ करने के लिए तैयार थे। एक बस दिनकर जी ही थे जो गुस्से में बौखलाए हुए थे। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटों को ना माफ करने के लिए तैयार थे और ना ही अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए। असल में रमेश और राकेश अपनी अपनी शादी के बाद अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे शहर नौकरी करने चले गए। शुरू शुरू में तो साल भर 6 महीने में कभी कभी गांव आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब उन्होंने गांव आना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन पर बात करके कभी दिनकर जी या सविता जी का हाल भी नहीं पूछते थे। और बहन शोभा, वो तो उनके लिए मरी तमाम थी, कोई मतलब ही नहीं था उससे। पत्नियों के साथ उनकी वहाँ पर अपनी अलग ही दुनिया बस गई थी। वहीं के अगल बगल के लोग रिश्तेदार हो गए थे, दोस्त हो गए थे, जान पहचान वाले हो गए थे। उन्हीं के शादी विवाह बर्थडे पार्टी से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी गांव में पलटकर अपने बूढ़े माँ बाप की ओर देख भी ले। अब कभी कभी हालात ऐसे हो गए कि कभी कभी 4 साल पर 3 साल पर 2-3 दिन के लिए रमेश या राकेश कोई भी आ जाता था, वो भी बिना परिवार के। दिनकर जी ने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार बोला भी कि बच्चों, अब हमारी उम्र का कोई भी भरोसा नहीं है, हम पके हुए आम की तरह हैं। छुट्टियों में कम से कम परिवार के साथ आ जाया करो, हमें भी बहू बेटों के साथ साथ पोते पोतियों को देखकर सुकून तो मिल जाएगा, उनके साथ रहने का सुख तो मिल जाएगा। लेकिन ना ही राकेश तैयार होता और ना ही रमेश। यहाँ तक कि एक बार दिनकर जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर उनका पैर बुरी तरह से टूट गया था, सर के पीछे बुरी तरह से चोट लग गई थी, बहुत खून निकला था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी
जवाब दे दिया था। उस समय एक अकेली शोभा ही थी जिसे सविता जी ने फोन करके बुलाया। बेचारी ससुराल से भाग कर आई और पूरे 1 महीने दिनकर जी अस्पताल में रहे। इस 1 महीने के बीच सविता जी ने हजारों बार रमेश और राकेश को फोन किया, दिनकर जी के हाल के बारे में बताया। यहाँ तक कि सविता जी ने यह भी बोल दिया कि बेटा, पता नहीं तुम्हारे पापा बचेंगे भी या नहीं, इसलिए एक नज़र देख लो, वो बहुत याद कर रहे हैं तुम लोगों को। और वैसे भी ऐसी हालत में तुम दोनों की यहाँ ज़रूरत है। शोभा बेचारी अकेले ससुराल के साथ साथ अस्पताल भी देख रही है। आखिर वो लड़की होकर कितना अकेले करेगी, 2-2 जगह की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएगी। छोटी भी है तुम लोगों से। लेकिन रमेश ने तो साफ साफ कह दिया, माँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। रमेश का सुनकर राकेश ने भी तुरंत कहा, माँ, मैं तो कब से टिकट कराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा टिकट ही नहीं हो रहा है। आपको पता है ना, इतना लंबा रास्ता है, बिना टिकट के तो आना मुश्किल है। रमेश और राकेश ने ऐसे ऐसे अपनी मजबूरी बताई कि शोभा जी बेचारी सीधी साधी महिला बच्चों के झूठ को सच मान बैठी और उनसे बोली, बेटा, एक काम करो, जब तक तुम लोग नहीं आते हो शोभा संभाल रही है, लेकिन वो बेचारी अपने ही पैसे लगा रही है। बहुत अच्छे घर से तो नहीं है, दामाद जी की कमाई भी इतनी नहीं है, उनके खुद के खर्चे हैं। कम से कम तुम लोग अस्पताल के खर्चे ही देख लो, कुछ पैसे ही भेज दो मेरे अकाउंट में या उसके अकाउंट में, जिससे दवाई तो ढंग से हो जाए तुम्हारे पापा की। लेकिन मजाल है कि रमेश और राकेश के कान पर जू तक रेंगी हो। यहाँ तक कि रमेश ने यह भी कह दिया, माँ, शोभा है ना, उसने तो पैसे नहीं मांगे ना, तो आप क्यों पीछे पड़ी हो। माँ, वो भी बेटी है पापा की, उसका भी हक है पापा की सेवा करने का। अगर थोड़े बहुत पैसे लगा ही रही है तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हो। आखिर बहन बेटी होती किस लिए है, करने तो पापा की सेवा, उसका भी हक है। जब रमेश ने साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया तो भला राकेश क्यों पैसे देने लगा। दोनों ने अपना अपना रोना रोकर फोन रख दिया। बेटों की बात सुनकर सविता जी को बहुत धक्का लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे अपने बाप के लिए ऐसी बातें बोलेंगे। फिलहाल तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने में धीरे धीरे जाकर दिनकर जी की हालत में सुधार हुआ। बेचारी शोभा घर और अस्पताल दोनों एक साथ संभाले हुई थी। दिनकर जी के इलाज में जितने भी पैसे लगे थे सब शोभा के पति ने लगाए, लेकिन रमेश और राकेश ने 1 रुपए भी बाप के इलाज के लिए नहीं दिया। जब दिनकर जी अस्पताल से छूटकर घर आए और रमेश और राकेश के बारे में पूछने लगे तो पहले तो सविता जी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन दिनकर जी के जोर देने पर सारी बातें रोते हुए बता दी। सविता जी की बात सुन पहले तो दिनकर जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके अपने ही बेटे उनकी ऐसी हालत में उनसे मिलने नहीं आए, उनकी देखभाल करने नहीं आए। जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपने बेटों की थी, उस समय उनकी बेटी उनके आगे खड़ी थी बेटा बनकर। माँ बाप के खाने पीने के खर्च, उनकी दवाई के खर्च, अस्पताल के खर्च, सब कुछ उनकी बेटी ने देखा। उनके बेटों ने 1 रुपया भी नहीं लगाया अपने बाप के इलाज पर। ये सुनकर दिनकर जी को बहुत धक्का लगा, दुखी हो गए बेचारे। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी फोन पर कभी उनके बेटों ने उनका हालचाल भी नहीं पूछा। इसलिए अब दिनकर जी का मन अपने बेटों से उचट गया था, जिसके चलते उन्होंने भी कभी अपने दोनों बेटों को पलटकर फोन भी नहीं किया। वो मान बैठे थे कि अब मेरा कोई भी बेटा नहीं है, जबकि सविता जी लाख बातों को गोल गोल घुमाने की कोशिश करती। दिनकर जी से कहती, देखिए जी, आप बिना मतलब के अपने बच्चों से नाराज हैं। उन दोनों ने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन उन्हें टिकट ही नहीं मिला। और आपको पता है ना, इतनी दूर रहते हैं कि 2 दिन तो उन्हें आने में लग जाता, बिना टिकट के कैसे आ जाते। और रमेश को तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। दिनकर जी चुपचाप सविता जी को देखे जा रहे थे। वो सविता जी की हालत अच्छे से समझ रहे थे कि सविता माँ है और माँ होती ही ऐसी है। माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकती। दिनकर जी ने कहा, सविता, तुम मुझे बताने की कोशिश ना करो, मुझे अच्छे से पता है वो दोनों जानबूझकर नहीं आए होंगे। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि अगर मैं अचानक से मर भी गया होता तो भी ये दोनों नहीं आते तो क्या होता। मेरा अंतिम संस्कार भी क्या शोभा को ही करना पड़ता। दिनकर जी की बात सुन सविता जी रो पड़ी। नहीं जी, ऐसे मत बोलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी।
सविता जी की बात सुन जाने दिनकर जी के मन में क्या आया, क्या सोचा कि तुरंत ही सविता जी से बोले, सविता, मुझे तुम्हारे बच्चों पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। भगवान ना करे कल को हमें सच में कुछ हो गया तो हम इसी घर में मर के सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये हमें छुएंगे भी नहीं। देखो सविता, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तो मान लिया कि मेरी बस एक ही बेटी है, मैंने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया, और तुम भी जितनी जल्दी सच्चाई को अपना लोगी तुम्हारे लिए सही होगा। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, आज ही अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करूँगा। मुझे पता है मेरे मरने के बाद भी सारा बोझ उसी के कंधों पर आएगा। वही बेटे और बेटी दोनों का फर्ज निभाएगी। और वैसे भी इतना खर्चा हो गया है दामाद जी का, वो भी तो किसी के बेटे हैं। अपना घर परिवार देखने के साथ साथ हमें भी देख रहे हैं। उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैंने फैसला किया है, बहुत ही सोच समझकर। दिनकर जी की बात सुन इस बार सविता जी कुछ भी नहीं बोली। उन्हें भी कहीं ना कहीं पति की बातें सही लग रही थी कि अगर सच में हम दोनों को कहीं कुछ हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बेटी ही तो है जो हमारा हालचाल लेने आती रहती है। अगले दिन ही दिनकर जी ने शोभा और उसके पति को बुलवाया और सारी बातें बताते हुए कहा, दामाद जी, मैं अपना सब कुछ शोभा के नाम करना चाहता हूँ अपनी इच्छा से, इसलिए 2-3 दिन बाद मैंने वकील को बुलवाया है। तुम लोग आ जाना और सारे कागज सही कराकर अपने पास रख लेना। पहले तो शोभा ने मना किया, लेकिन दिनकर जी ने साफ साफ कह दिया, देखो शोभा, तुमने बेटी होकर भी बेटे का फर्ज निभाया है। बेटों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो हमारी एक एक पाई पर तुम्हारा ही हक है। अगर तुम लोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी अनाथालय को दान करना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी निकम्मी औलाद को अपनी मेहनत की कमाई की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और तुम बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? शोभा ने पापा को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। शोभा ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बस इतना कहा, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप कर दीजिए सब कुछ मेरे नाम, लेकिन फिर आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये घर बेच दूंगी और इन्हीं पैसों से अपने ससुराल में ही बगल में एक घर ले लूँगी। आप लोग वहाँ पर चलिएगा, ताकि मैं ससुराल के साथ साथ आप लोगों को भी देख सकूँ। यहाँ बार बार भाग कर आना मुश्किल होता है। शोभा को अपने पति का साथ बराबर मिल रहा था, इसलिए शोभा की बात सुनकर दिनकर जी भी तैयार हो गए, ये सोचकर कि बूढ़ी जान है कब क्या हो जाए, बेटी के बगल में रहेंगे तो सही रहेगा। बस 2 दिन बाद वकील आने वाले थे। सारे कागज पत्तर तैयार हो चुके थे। तब तक शोभा अपने माँ बाप को अपने साथ ही लेकर जाकर रखना चाहती थी कि जाने ये कैसे खबर राकेश और रमेश को लग गई, और पलक झपकते ही दोनों आज परिवार सहित आकर दिनकर और सविता जी के सामने खड़े थे और शोभा को भला बुरा कह रहे थे। तो दिनकर जी अपने बच्चों के ऊपर गरज पड़े, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बताया किसने तुम लोगों को? दिनकर जी की बात सुन व्यंग में रमेश ने कहा, क्यों पापा, आप कुछ भी करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें भी पता चल गया, और कल रात ही पता चला है, तभी तो तत्काल में हम इमरजेंसी का टिकट कटाकर फ्लाइट से यहाँ आए हैं, इतने पैसे बर्बाद करके, ताकि आपको ये अनर्थ करने से रोक सके। गुस्से में बोल पड़ा रमेश। राकेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अपने दोनों बेटों की बात सुन दिनकर जी सविता जी की ओर देखकर हंस पड़े। देखा सविता, देखा, ये है तुम्हारे 2 अनमोल रतन, जो बाप की मौत की खबर सुनकर तो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी हाथ से जाने की खबर सुनकर इमरजेंसी में टिकट कटाकर परिवार सहित चले आए। अब इनके पैसे नहीं खर्च हुए, और ना ही ऑफिस की छुट्टियों की दिक्कत आई, ना ही टिकट मिलने में दिक्कत आई, और तो और एक ही नहीं, दोनों के दोनों आ गए, वो भी पूरे परिवार सहित। अब तो तुम्हें समझ में आया कि उनके लिए हम क्या मायने रखते हैं। सविता, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर आज शोभा ना होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ शोभा का ही रहेगा। मैंने मान लिया कि मैंने कोई बेटा पैदा ही नहीं किया था, मेरी बस एक ही बेटी है, और अब तुम भी मान जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत है। तुम खुद देख लो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों अनमोल रतन को। माँ बाप से बढ़कर इन्हें पैसे और प्रॉपर्टी की चिंता है। सविता जी खुद विश्वास नहीं हो रहा था अपने बच्चों पर, कि जिन बच्चों को वो रो रो कर उनके पापा के बारे में बता रही थी, उनकी तबीयत के बारे में बता रही थी,
डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद तक खत्म कर दी थी। इतना सुनने के बाद भी उनके बेटे आने को तैयार नहीं थे। हजार बहाने थे उनके पास, और आज बस प्रॉपर्टी हाथ से जाने के नाम पर दोनों भाग कर आ गए, वो भी पूरे परिवार के साथ। माँ की ममता तो थी सविता जी के अंदर, लेकिन माँ के साथ साथ वो पत्नी भी थी। पति का दर्द वो अच्छे से समझ रही थी और अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोच चुकी थी। इसलिए दिनकर जी कुछ भी कहें, इससे पहले ही सविता जी उठ खड़ी हुई और रमेश और राकेश के सामने जाकर दोनों हाथ मजबूती से कमर पर रखते हुए एक कठोर शब्द में बोली, रमेश, राकेश, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, पापा ने सबको शोभा के नाम करने का फैसला किया है, इसीलिए तो हम भाग कर आए हैं। आप क्या चाहती हैं? आपके बच्चे भिखारी बन जाएं? सबको शोभा को दे दें? उसकी शादी में इतना दान दहेज दिया, वो कम था क्या जो ये घर भी उठाकर दे रहे हैं? और आप, अब आपको बच्चों की याद नहीं आएगी? अब आप बन गई ना बेटी वाली, अब नहीं रो रो कर फोन करेंगे हमारे पास? राकेश ने इतनी बदतमीजी से बोला कि अभी उसकी बात पूरी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि सविता जी ने एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर रखा। थप्पड़ राकेश पर पड़ा, लेकिन असर रमेश पर भी हुआ। दोनों ही हैरानी से आंखें फाड़े सविता जी को देखने लगे। सविता जी गुस्से में चीखते हुए बोली, निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों हमारे लिए मर चुके हो। जब तुम दोनों को ये पता चला कि तुम्हारे बाप की हालत इतनी सीरियस है कि बचने की उम्मीद नहीं है, तो तुम दोनों ने मुझसे साफ साफ झूठ बोल दिया और आज कुछ पैसों के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए तुरंत कुत्ते की तरह भागते हुए आ गए। सही कह रहे थे तुम्हारे पापा, मर गए हो तुम दोनों हमारे लिए। हाँ, किया हमने सब कुछ शोभा के नाम, और शोभा ने ये घर बेचने का फैसला भी किया है। हम जाएंगे, रहेंगे शोभा के बगल में, क्योंकि वो बेटी होकर भी बेटे का फर्ज निभाई है। कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लगातार वो खड़ी रही, ससुराल के साथ साथ माँ बाप का भी दुख तकलीफ झेलती रही। वही आज से मेरी बेटी और बेटा है। और खबरदार, हमारे मरने के बाद भी तुम दोनों कभी अपनी शकल मत दिखाना। अब हमारा सब कुछ हमारी बेटी ही है, और वही हमें पार लगाएगी इस भवसागर से भी। चले जाओ अपनी मनहूस शकल लेकर मेरे सामने से। कहते हुए सविता जी अपने दोनों बेटों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके दोनों बेटों ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, वो भी पैसों के लिए। फिलहाल सविता जी अपने फैसले पर, अपने पति के फैसले पर खुश थीं। शायद उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए एक अच्छा ठोस सबक देने वाला फैसला किया था।